नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ये अगला चैप्टर संविधान सभा। तो संविधान सभा का सिद्धांत कहाँ से आता है, कैसे कैसे शुरू होता है, देखते हैं। क्या होता है कि संविधान सभा 1946 में इसका गठन होता है। तो इसकी सारी कहानी देखते हैं। संविधान सभा का सिद्धांत पहली बार 1895 में स्वराज विधेयक में तिलक ने दिया था। संविधान सभा का सिद्धांत सर्वप्रथम जिसका दर्शन था 1895 में स्वराज विधेयक में होता है और जिसे तिलक जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। फिर जब 20वीं सदी आती है तो 20वीं सदी में क्या होता है कि इस विचार को सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी दिए थे और ये 1922 में अपने जब विचारों को इन्होंने प्रकट किया तो इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक। अब फिर वर्ष 1924 में ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिर बाद में 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा का निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। फिर इसके बाद एक और बात आती है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन पहली बार M.N. राय ने किया था और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। फिर अब आता है फैजपुर अधिवेशन की कहानी। दिसंबर 1936 में फैजपुर का अधिवेशन कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है। इसमें संविधान सभा के अर्थ और महत्व को बताया गया था। इसकी व्याख्या की गई थी। फिर कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। ये कैबिनेट मिशन आया था, इसी के प्लान के तहत जुलाई में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक। अब ये हुआ कि कैबिनेट मिशन जो प्लान था इसके अंतर्गत संविधान सभा की गठन की गई थी और भारत में कैबिनेट मिशन जो आया था वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष जो थे वो पैंथिक लॉरेंस थे और इन्होंने स्पष्ट किया था कि जो मिशन का उद्देश्य है वो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए। मिशन का जो उद्देश्य क्या है वो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए है और शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन भी किया जाएगा। ये लिखा ना, अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए मतलब संविधान सभा के निर्माण के लिए 10 लाख जनता पे एक मतलब प्रतिनिधि होगा। प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या में सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। लिखा है आपका। मतदाताओं के 3 वर्ग होंगे। ठीक। एक आम जनता होगी, मुस्लिम होंगे और सिख होंगे केवल पंजाब में। ठीक। कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होंगे। ये लिखा है आपका जुलाई 1946 में। यहाँ ऊपर एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें। ये जुलाई 1946 में लिखा है कि संविधान सभा के चुनाव होंगे यहाँ। ठीक। फिर क्या होता है कि संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। ठीक। आगे देखते हैं, पर तब बताते हैं। हाँ, अब ये था कि संविधान सभा के प्रांतों के लिए आपका 296 सीटों के लिए चुनाव होने थे। 296 सीटों के लिए। ठीक। 296। फिर तो जब ये चुनाव हुए तो कांग्रेस को 208 सीट ये और मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य दलों को 15 सीट। ठीक। और जो स्वतंत्र उम्मीदवार कुछ थे वो निर्वाचित हुए थे। ठीक। फिर क्या होता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, यहाँ से आप देखते हैं, एक मिनट ज़्यादा ऊपर कर दिया भैया, एक मिनट। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं मुस्लिम लीग वाले और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं बनते हैं। संविधान सभा का जो आप देखिए कि मावलंकर जी आपके इस असेंबली के अध्यक्ष रहे थे 1946 से 1947 तक। ये आगे की कहानी है। अब ये होता है कि
अब होता ये है कि जब ये संविधान सभा के जो पहला अधिवेशन होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर बैठक होती है, लगातार बैठक चलती रहती है। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक दिल्ली में, ये इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक। और फिर इसी के बाद 13 दिसंबर को जब बैठक होती है तो उसमें उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। वो जाके आपका 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिलती है उसकी। तो वो ऐसे क्रम हम लोग पॉलिटी में देखते हैं। फिर भारत के संविधान को जो, अब ये देखिए यहाँ पे, हाँ मतलब जो संविधान सभा का प्रथम बार विचार मतलब किसी पार्टी ने कब दिया था तो 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था। भारत के प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी और 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि मतलब 15 अगस्त को संविधान सभा अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी। अब उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रिटिश युग की। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए क्या होता है। अब ये आपका अंतरिम सरकार की घोषणा वाला है। थोड़ी सी इसमें बचा है, जो ऊपर देखे है कि ब्रिटिश युग में जैसे कि मतलब आज़ादी से पहले मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो देखें आप, ये केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे। और भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रूप में कार्य किए थे 52 से 56 तक। और 1937 से लेकर 1946 के दौरान ये बम्बई जो प्रांत है उसका लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे। ठीक। अब अंतरिम सरकार का गठन 1946 में होता है, उसका विवरण देखते हैं। अब ये है आपका 1946 में जब अंतरिम सरकार के लिए गठन के लिए बुलावा देता है, वेबल रहता है तब, तो इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा लिखा है इतने में, लेकिन हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, वो सही रहेगा। ठीक, देखते हैं। तो जब ये वायसराय का प्रस्ताव था वो स्वीकार करने के बाद 12 अगस्त 1946 को, एक डेट थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि अब एग्जामों में डेट पूछ रहा है। तो 12 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनको अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण देता है। निमंत्रण कब देता है? 12 अगस्त को। देखा एक डेट, अब कैसे डेट क्रम से बनता है। 12 अगस्त को यह निमंत्रण देता है। 24 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली बार अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा होती है। अब देखिए 12 अगस्त को निमंत्रण देते हैं, फिर उसके बाद 24 अगस्त को ये अंतरिम सरकार की घोषणा करते हैं नेहरू जी। फिर आपका 2 सितंबर आता है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक, ये घोषणा होती है, देखिए 12 अगस्त को बुलाता है और 2 सितंबर को इसका गठन हो जाता है। फिर इसमें मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में मुस्लिम लीग भागीदार नहीं बनती है, लेकिन बाद में वो सब समझाते हैं तो कुछ दिनों के लिए भागीदार में शामिल रहती है, फिर बाद में फिर वॉकआउट कर जाती है। और क्या होता है अंतरिम सरकार में, इसमें लिखा नहीं है, अब मतलब नोट शॉर्ट में बनता है। तो कौन कौन से मंत्री क्या बने हैं उनका पूछता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। फिर उसके बाद रक्षा मंत्री का क्वेश्चन पूछा है, बलदेव सिंह बने थे। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। वर्ष 1900 और क्या कहते हैं कि रेल वाला जो था 46 में अंतरिम सरकार में रेल परिवहन विभाग आसफ अली जी के पास था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग वॉकआउट मतलब नहीं शामिल हुई थी तो वेवेल बहुत समझा बुझाकर अंतरिम सरकार में जब शामिल करने के लिए राजी कर देता है। तो अक्टूबर में, देखिए सितंबर में ये लोग इनका गठन होता है, अक्टूबर में मुस्लिम लीग शामिल होती है। अक्टूबर में शामिल होती है तो उसके 5 सदस्य शामिल होते हैं। उसी में से मुस्लिम लीग के लियाकत अली बनते हैं वित्त मंत्री, और जिन्होंने
नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अधिक कर लगाए थे। 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो अबुल कलाम आज़ाद जी उसमें मंत्री नहीं बनते हैं। ठीक, अंतरिम सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और क्या कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों के विदेश मामले देखते थे। सरदार पटेल जी गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद जी आपका खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, आसिफ अली जी आपका रेल मंत्री, और राजगोपालचारी जी और शरद चंद्र बोस जी, जान मथाई जी, सरदार बलदेव सिंह जी, सफ़ात अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर, CS भाभा, इतने लोग थे। और उसके बाद लियाकत अली, मतलब बाद में आते हैं, वो बता चुके हैं, क्योंकि लियाकत अली सहित 5 सदस्य 26 अक्टूबर को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाए गए थे। और ये मंत्री तब बने जब 3 कांग्रेसी सदस्यों को, जैसे सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सफ़ात अहमद खान को मतलब हटाए गए थे, उनके जगह 5 जोड़े गए थे। ठीक, और एक बात थी कि जो एक था कृषक प्रजा पार्टी थी, इसके जो नेतृत्व इनका करते थे फजलुल हक। ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 1946 में वो बंगाल में ये सरकार बनाते हैं, गठबंधन की सरकार बनती है। किंतु मुस्लिम लीग जो क्या होता है कि मुस्लिम लीग बाद में मंत्रिमंडल का गठन करती है। 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहते हैं सब। वो प्रधानमंत्री बनाते हैं HS सुहरावर्दी को। ठीक, अब आते हैं, अब पूछता है क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हैं सब। ठीक, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस कहते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था। फिर अब ये क्यों हुआ था वायसराय, बस ये इसलिए कि जैसे वायसराय अंतरिम सरकार का जो फैसला था उसको नामंजूर कर देती है, मुस्लिम लीग को स्वतंत्र एवं संपूर्ण, मतलब कि एक अलग से पाकिस्तान राज्य बनाने की जो मांग थी उसको खारिज कर देते। और इसीलिए वो स्थिति को दंगा फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर प्रदर्शित करना, या हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते हैं। फिर इसी का एक नोआखाली है, कि आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे, तो नोआखाली में दंगा बहुत प्रमुख था, तो वही दंगे में थे। हम देखते हैं कि भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। क्या होता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली ये ब्रिटिश में प्रधानमंत्री बनता है और इसका कार्यकाल 45 से 51 तक रहता है, मतलब ये लेबर पार्टी का था। फिर ब्रिटेन का जब ये प्रधानमंत्री बनता है तो 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करता है अंग्रेज जो हैं भारत से जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों के मतलब पास सत्ता को हस्तांतरित करके भारत को छोड़ देंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। ठीक, अब होता ये है कि इटली ने बेगल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय बना के भेजता है और 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरित करने के लिए ये पहल शुरू कर दी थी माउंटबेटन ने। ठीक, कुछ चीज़ें नहीं लिखी इसमें, देखते हैं। अब ये कहता है कि जब माउंटबेटन आता है तो फिर ये वहाँ पे इटली कहता है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। और जब यहाँ पे आते हैं माउंटबेटन तो वो कहते हैं कि भारतीयों की प्रवर्तिक स्थितियों के अनुरूप निर्णय हम ले सकते हैं और ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही मतलब सत्ता को हस्तांतरित करके और सभी से वार्ता करके निष्कर्ष पर पहुंचा कि बंटवारा कर पाकिस्तान की स्थापना करना आवश्यक है। ठीक, और मतलब फिर क्या होता है कि इटली से बात करने के बाद, सब कुछ करने के बाद विभाजन के लिए एक योजना तैयार होती है, उसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन 3 जून 1947 को ये सब तैयार करता है। फिर ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक
दो स्थान भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना की गई थी। फिर 15 अगस्त आपका 15 अगस्त 1947 को तिथि रखी जाती है आज़ादी की। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जब पारित होता है ये 4 जुलाई को पारित होता है। 4 जुलाई को ये पारित होता है। उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई को पेश होता है। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से अगले दिन 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड में जाता है। ऐसे ही करके स्वीकृति मिल जाती है। फिर अब होता ही है कि सब कुछ होने के बाद मार्च से लेकर मई तक 133 बार भारतीय जो नेता थे और माउंटबेटन के साथ बैठक होती है, 133 राउंड। तो माउंटबेटन ने देखा कि जो कैबिनेट मिशन का जो रूपरेखा था वो सब अव्यवहारिक हो चुका है। फिर उसने वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान कहते हैं। इसका गुप्त नाम बाल्कन प्लान दिया। और फिर जो माउंटबेटन था भारत पाकिस्तान के बीच पंजाब, अब यहाँ से देखते हैं आपका पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का गठन होता है। और ये दोनों आयोग जब गठित किया होते 30 जून 1947 को। और ये अध्यक्ष इसका बनाता है सिरिल रेडक्लिफ को। दोनों आयोगों का अध्यक्ष रेडक्लिफ बनता है। और इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिमों और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों के बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना। और इस कार्य करने के लिए अलग अलग और पैमाने देखने थे। फिर क्या है, प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे। ये 4 सदस्य थे, 2 मुस्लिम लीग के, 2 कांग्रेस के। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 थे और मुस्लिमों के 2 थे। ठीक। और गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को होती है। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं की वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं होता है। अब इसी में जब गांधी जी की बात नहीं मानते तो गांधी जी क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर मेरा बस चले तो कांग्रेस को कभी से मंजूरी की इजाज़त नहीं दूंगा। गांधी जी ऐसे हमारे थे। तो फिर अगला होता है कि कांग्रेस का जो महासमिति की विभाजन की प्रस्ताव दिल्ली में बैठक होती है, ये स्वीकृति 15 जून को होता है। 14 जून नहीं, 15 जून है। 15 जून 1947 को इसको स्वीकृति मिलती है। ठीक, 1 मिनट। हाँ, तो 15 जून को जब स्वीकृति मिलती है तो उस समय जो इसके अध्यक्ष थे, जो कौन थे, JB कृपलानी जी थे। और जो प्रस्तुत किया था प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था। समर्थन किसने दिया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी किए थे। ठीक। और इसी के बाद नवंबर 1947 में JB कृपलानी जी कांग्रेस से अध्यक्षता त्याग देते हैं। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और 1948 में आपका जयपुर अधिवेशन, पट्टाभी सीतारामैया अगले अध्यक्ष बनते हैं। तो जयपुर का अधिवेशन होता है। और उसके बाद 50 में अधिवेशन कांग्रेस का होता है नासिक में। पुरुषोत्तम दास टंडन बनते हैं इसके अध्यक्ष। फिर उसके बाद 51 में जवाहरलाल नेहरू जी बन जाते हैं। 51 से 54 तक वही रहते हैं। फिर एक परंपरा बन जाती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी की। फिर आपका विभाजन का प्रस्ताव राष्ट्रवाद तथा संप्रदायवाद के पक्ष में ये सैफुद्दीन किचलू जी होता है कि जब 14-15 जून को जब बैठक होती है 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, तो भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान और आपका इन्होंने मतलब इसमें विपक्ष में मतदान दिया था। और जो सैफुद्दीन किचलू जी थे वो कमेटी में विभाजन के प्रस्ताव पर कहे थे कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था उन्होंने। ठीक। और फिर और जो पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो किचलू जी विभाजन के प्रबल विरोधी थे। ठीक।
स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 में राजगोपालाचारी जी करते हैं, ये बाद में करते हैं। अगला है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया था और यथासंभव भारत को संयुक्त रखने का हिदायत दिया था। माउंटबेटन जब भारत आता है तो ये मतलब भारत विभाजन का मतलब थोड़ा भी सपोर्ट नहीं किया था। कितनी बार कांग्रेस से समर्थक में था कि भारत एक रहेगा और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा, भारत का बंटवारा होकर पाकिस्तान नहीं बनेगा। फिर स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बनता माउंटबेटन नियुक्त किया था ब्रिटिश शासक के द्वारा। भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान एक गुप्त प्लान था, माउंटबेटन के मस्तिष्क का था ये। फिर अगला है कि भारत विभाजन के लिए विपक्ष में मतदान को ऊपर देखें, खान अब्दुल गफ्फार खान ये विभाजन के प्रस्ताव में विपक्ष में थे। 14 से 15 अगस्त को मध्यरात्रि को जनगण मन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह MS सुब्बुलक्ष्मी जी गाई थी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और पटेल साहब थे, सरदार पटेल जी। माउंटबेटन प्लान का लोक निर्णायक, ठीक। और ये था जो ये सुब्बुलक्ष्मी लिखा है, ये मतलब कहीं दूसरी जगह में सुब्बुलक्ष्मी देखा है, लेकिन घटना चक्र में सुचित्रा कृपलानी जी को बताया है और ये आयोग ने माना है। तो इसको आप श्रीमती सुचित्रा कृपलानी याद रखिएगा कि 15 अगस्त को मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और आपका इकबाल की गीत जो थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जी ने गाया है, याद रखिएगा, ठीक इसको, ठीक है। और आपका पंजाब और बंगाल के विधानसभा से साधारण बहुमत का प्रस्ताव बंटवारा हुआ था और आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंट वो बना था, सिलहट असम वाला। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी जी ने की थी। 1947 में आज़ादी का समारोह में शामिल नहीं हुए महात्मा गांधी जी, और ये क्या कहाँ थे, तो वो नोआखाली वाला जो शांत कराए थे दंगा। फिर बोलता है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु है, यह कोपलैंड ने कहा, इसका वक्तव्य है, ठीक। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, ये KM पर्रिकर जी ने कहा है कि ब्रिटिश शासन कुछ नहीं किया, लेकिन इतना तो कर दिया कि हम लोग सच में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हम लोग धीरे धीरे इन्हीं की वजह से एकत्र हुए, नहीं तो हमारे अंदर ना राष्ट्रभाव था, न कुछ था, ठीक। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय जॉर्ज जो 6 था ब्रिटेन का राजा था। भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं। तो होता है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में जितने भ्रष्टाचार और कुप्रशासन थे उनको दूर करने के लिए 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है, और इसके तहत मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर देती है, ठीक। ये जो जितने भ्रष्टाचार थे मुंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर देती है। अब बंगाल का गवर्नर जो था अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाता है, ठीक, अधीन कर देती है। बंगाल का गवर्नर जो अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसमें एलिजा एम्पे, चैम्बर्स लिस्टर और हाइड 1+3 करके ये 4 न्यायाधीश थे, ठीक। अब ये क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का ब्रिटिश सरकार निगरानी कर सके। तो 73 में अभी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती तो मुख्य न्यायाधीश यही एलिजा एम्पे रहते हैं, और चैम्बर्स, लिस्टर और हाइड ये 3 न्यायाधीश रहते हैं, ठीक है। फिर आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आता है, 1774 में स्थापना होती है क्या कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय की, ठीक। और फिर 1786 में जब ये 1786 में अधिनियम आता है तो ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा जाता है ताकि कॉर्नवालिस जो था वो भारत का गवर्नर जनरल पद का स्वीकार कर ले, ठीक। यह कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल पद स्वीकार करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें कुछ जो टर्म एंड कंडीशन सुधार किए गए थे।
गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों शक्तियाँ ये कॉर्नवालिस लेना चाहता था, दोनों शक्तियाँ, ठीक। और विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार चाहता था, ठीक है। अब इस अधिनियम के मतलब अनुसार ये भी हो गया कि ये स्वीकार हो गया था कि विशेष अवस्था में वह परिषद के निर्णयों को रद्द कर देगा और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे देगा, ठीक। कॉर्नवालिस जो था जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनना देना चाहता था और उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। कॉर्नवालिस शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार का एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर 1813 में ये यहाँ पे 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के 1813 में और सब सारे अधिकार इनके जिसमें मतलब सारे अधिकार समाप्त हो गए, सिर्फ चाय और चीन के व्यापार को छोड़ के। और मतलब कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में राजस्व नियंत्रण का अधिकार दिया गया था और 1813 के ही से शिक्षा पे खर्च करने के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। जब 33 का आता है तो इसके द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, उससे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ठीक। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक। और इसी अधिनियम के मतलब अनुसार कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया, ठीक। हम देखते हैं। और ये भी था कि वह भारतीय नहीं अंग्रेज होना चाहिए, ठीक। और आगे और सर्वप्रथम आप जानते ही हैं कि मैकाले विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि जो नियंत्रण बोर्ड था उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी परंतु धन कंपनी देगी। और इसी में हुआ था कि डायरेक्टरों का जो संख्या थी वह 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, जिसमें 6 जो क्राउन थे उनके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर 1858 का जो एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 कहते हैं। इसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOD BOC ये जो सारे अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए, ठीक। और इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1961। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। अब ये गवर्नर जनरल वायसराय बन गया था। ये 1858 का जब अधिनियम आया था तो भारत का गवर्नर जनरल पर हटा के भारत का वायसराय कर दिया गया था, ठीक। तो अब ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 महीने तक लागू रहेगा, इसी अधिनियम में था। और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई और जिसके तहत कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी, जैसे मंत्रिमंडल की शुरुआत की थी। फिर कैनिंग भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार का मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव डाली थी विभागीय प्रणाली द्वारा। जैसे इस समय हमारे रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सबका अलग अलग विभाग है वैसे, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, अब इसी व्यवस्था के अनुसार प्रशासन और प्रत्येक विभाग का एक व्यक्ति उसके अधीन दी जाती थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति से उनका विस्तार किया गया था, ठीक। फिर इसी के तरह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत
इंडियन, इसी के तहत मतलब बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है और ये ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में पारित होता है। अब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत यह 1862 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का 1862 में इसकी स्थापना की जाती है। भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। ठीक, इसके बाद 1892 का परिषद अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें विधानमंडलों को मतलब सरकार सदस्यों को अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया था, जैसे बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया था और क्या कहते हैं कि विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत मतलब करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बोल सकते थे। और सार्वजनिक हित में अगर बोलना होगा तो 6 दिन की सूचना देकर ही बोलेंगे। ठीक, पूछने का अधिकार 6 दिन की सूचना देकर फिर प्रश्न पूछने का अधिकार था। अब भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम जो था वो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ये आपका जो लिखा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक आयोग में सबसे कम समय तक 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 से 1910 साल तक रहता है बस। ठीक, उसके बाद जो 1909 में जो आपका ये है रैमजे मैकडोनाल्ड, ये कहता है कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता था। ये लिखा है अल्पकालिक समझौता है। ठीक, और क्या होता है कि 1918 में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट लिखा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें अनुशंसा की कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित करनी चाहिए। उच्च भारतीय सिविल सेवा 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। यही था, 1/3 पद उच्च सिविल सेवा में भारतीय के लिए आरक्षित होनी चाहिए। फिर 1922 में सिविल सेवा इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ आपका 1922 में परीक्षाएं एक साथ आयोजित होती हैं। और इसके पहले एक आयोग बना था एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग 1887 में बना था और उसने रिकमेंड किया था कि जो सिविल सेवा परीक्षा है इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित होनी चाहिए। इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित होनी चाहिए। ठीक, और 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा हुई और फिर तत्कालीन जो भारत सचिव था मॉन्टेग्यू, और उसी के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। और फिर ये तत्कालीन जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना था। फिर प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ हो गया था। इसी को भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम ने जो 1919 का अधिनियम था पहली बार उत्तरदायी शासन के शब्दों को प्रयोग किया था और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में जो विषय थे उनको आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया था। जो जैसे इस समय राज्य सूची और समवर्ती सूची संघ सूची है उसी तरह। और इसमें हस्तांतरित विषय थे वो प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया और जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रही। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। उतनी तो हम लोग देख लिया। पहली बार वही उत्तरदायी शासन का स्पष्टता प्रयोग 1919 के अधिनियम में हुआ था। फिर आपका 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। ठीक, लोक सेवा आयोग का 1935 में एक्ट में पीएससी के स्थान पर संघीय 1935 के एक्ट में संघीय लोक सेवा आयोग मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है। उसके बाद 1937 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा कराना शुरू किया और 1950 में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना गया। ठीक, 1950 में। उसके बाद 1935 में फेडरल न्यायालय 1935 में। ठीक है, फिर 1935 में कांग्रेस की बैठक, 1936 में कांग्रेस की बैठक लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। 1935 में जवाहरलाल नेहरू गुलामी के दास्ता को
जो 1935 का अधिनियम आता है जवाहरलाल नेहरू जी, इसको कहते हैं गुलामी और दासता का पत्र का। ये भी बीपीएससी वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1935 के अधिनियम को किसने कहा था कि गुलामी और दासता का अधिकार पत्र है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डीपीएसपी ये था। इसे पवित्र लोकोक्तियाँ कहते हैं। फिर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का अधिकार समाप्त हुआ था। देखे थे 1853 में नागरिकों के सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा है, इसके प्रणाली का सिद्धांत हुआ था। फिर भारत में पहली बार परिषद की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त होती है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में देखे हम लोग, मतलब बजट पर बहस कर सकती है और उस पर मतदान नहीं कर सकती। और सर्वप्रथम परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत 1892 में। मीडिया कंट्रोल के लिए कब अधिनियम आते हैं, 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। फिर आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो जॉर्ज था। प्रांतों में जो द्वैध शासन लगे थे, तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन का प्रबंध, और 1919 में संघात्मक व्यवस्था हुई थी। ठीक, ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ बार बार। 1919 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, मतलब फेडरल सिस्टम था, दोनों को अलग अलग उसको कार्यों को बांट दिया गया था। 1935 में अखिल भारतीय संघ केंद्र में द्वैध शासन हो गया था, मतलब प्रांतों के दो शासन को समाप्त करके 1935 में केंद्र में दो शासन हो गया था। 1935 का आधार था साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र जो था। ब्रिटिश गवर्नर को वीटो और स्वयं विधि बनाने की शक्ति। ठीक, और आपका जो सेपरेट इलेक्शन के कौन कौन था 1935 के अधिनियम में, तो एसटी, मुस्लिम और आपका सिख, ईसाई और आपका एंग्लो इंडियन, यूरोपी, इन सब पे एक्सपेंड कर दिया गया था। एक्सटेंड थे जितने इनको बढ़ा दिया गया था। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हुई, इसमें केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल थी। और 1935 के फेडरल यूनियन में जो आपका इनको जो स्टेट थे शामिल करने के पीछे इनकी मंशा थी कि राष्ट्रवादी को रोकने के लिए रियासतों का इस्तेमाल करना। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 का अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कहते हैं। 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। 1935 में बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्त, परंतु वस्तुतः सारी शक्तियाँ, कार्यकारिणी शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, तो अब इसके बाद विविध आता है, लास्ट चैप्टर। विविध एक वीडियो में करेंगे पूरा विविध। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।